अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन ऐसे चीज़ें हैं जो कि आज डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो आज जो हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली बयान दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट था जो कि एक्सपायर हो गया है वो अब रीन्यू नहीं होगा। हाँ, अगर उनको ट्रैवल करना है तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो कि अर्जेंट बेसिस पे आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको विद इन 72 आवर्स मिल जाता है, उस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं। ताहम और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चूंकि उनका नाम ECL पे है इसलिए उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। अब इसकी कानूनी पहलू क्या है, इस पर भी बात करना जरूरी है, किसको फायदा होगा और क्या फायदा होगा और इससे क्या नुकसान होगा। उसके अलावा सेनेट के हवाले से, सेनेट की ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो रेफरेंस अदालत में है उसकी भी आज कार्रवाई हुई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कल तक का टाइम दिया है कि जी आप बताएं कि आपके पास क्या स्कीम है और आप जो करप्शन के जो चीजें सामने आई हैं उस पर आप लोग का तरीक़ाकार अब क्या होगा। दूसरी बात इसी से चीज़ें रिलेटेड है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि इस्लामाबाद में उनका वोट मुल्तान से ट्रांसफ़र किया, उसको PTI ने चैलेंज कर दिया है कि जी वो बहुत सारी बातें उन्होंने छुपाई हैं, हक़ाइक़ उन्होंने छुपाए हैं और वो कन्विक्टेड भी रहे हैं, तो उनकी नॉमिनेशन पेपर्स को कैंसिल किया जाए। ये दो तीन चीज़ें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से उनका ताल्लुक़। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हैं, MP हैं PTI की पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद साहबा, लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, सलाम दुआ हो चुकी थी मेरी उनसे पहले। अच्छा, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और बेसिकली जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जाके वो फॉलो करते हैं, देखते हैं, फिर अपने चैनल पे बताते हैं, तो हम जरा आंखों देखा अहवाल उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। महफूज यार खान साहब जो कि MQM के रुकन राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ होंगे। कुछ देर में हम उनसे बात करते हैं, अभी है हमारे साथ, वो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। उनकी भी अपनी एक अलग कहानी है, कुछ इंकशाफात हैं जो उन्होंने भी किए हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं पॉलिटिकल डिस्कशन करूं, पॉलिटिकल के अलावा सेनेट का करूं, दो चीज़ों जिन पे मुझे ज़रा कानूनी राय लेनी है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बेसिकली वो भी नहीं है। ओके, तो शर्मिला साहिबा आपकी तरफ, सिद्दीक चांद, आज जो कुछ कार्रवाई हुई थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जजेस का मूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके साथ साथ जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अगले 24 घंटे का या एक दिन का टाइम दिया है, उसको मैं देख रही थी, मरीम नवाज ने कहा है कि वो नजरिए जरूरत के तहत अब फैसले हो रहे हैं। ये बड़ा एक डबल मीनिंग वाला एक है। आप बताएं जरा कोर्ट का अहवाल। देखिए, मसला ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान जो हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो दलाइल दिया और अदालत को उन्होंने कन्विंस किया एक बात पर, और वो उन्होंने इस बात पर कन्विंस किया अदालत को कि उन्होंने कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किन किन चीज़ों पे अरकान असम्बली को नाअहल किया। किसी ने तनख्वाह छुपाई, उसको ताहयात नाअहल कर दिया, सिर्फ नाअहल नहीं किया बल्कि ताहयात नाअहल किया, 621F ताहयात नाअहल। किसी ने कोई असासा छुपाया और नाअहल, किसी ने अपनी बीवी का अकाउंट छुपाया नाअहल, किसी की डिग्री जाली थी, किसी ने अपना वो जो बयान हल्फी था उसमें छोटा सा भी झूठ बोला है तो उसको ताहयात नाअहल कर दिया। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वजह ये है कि अजहर सिद्दीक साहब हैं, उनसे जरा कानूनी राय ले लूं ताकि मैं फिर आपकी बात को फिर हम जरा उस पर डिबेट की तरफ लेकर जाएंगे। तो अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर सिद्दीक साहब, हमें बताया गया है कि अब नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में है, जो 4 हफ्ते का कह के गए थे और 4 महीने भी ज्यादा, अब तो 1 साल होने वाला है, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। तो इसके फायदे नुकसान और कानूनी पहलू से पहले ये बताएं कि पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए ऑटोमेटिकली तो रिन्यू नहीं होता ना, पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए जो एप्लीकेंट है, जिसका पासपोर्ट है, वो दरख्वास्त देता है और उसके बाद ये फैसला होता है कि रिन्यू होगा नहीं होगा। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दी थी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली बताते चले, नवाज शरीफ साहब 2 साल से जायद हो गया। ये अक्टूबर नवंबर 2019 की बात है जब 8 हफ्तों की जमानत दी थी। फिर गालबन दिसंबर में आके लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की इजाजत दी थी कि आपने जाना, और लाहौर हाई कोर्ट का केस अभी तक पता नहीं क्यों लग नहीं रहा या क्यों लगा नहीं, ये बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन जो आपका सवाल रेलेवेंट है, नवाज शरीफ साहब के पास, जैसे मेरे पास UK का वीजा है, मल्टीपल वीजा है 5 साल का। जब जाना है, जब एक दफा आदमी जाए तो 6 महीने से ज्यादा जो वीजा जो है
आपको वापस आना होता है, उसकी एक्सटेंशन के लिए आपको जाना पड़ता है वहां। तो वो बीमारी का बहाना बनाकर या कोविड का बहाना बनाकर एक दफा एक्सटेंड कर लिया उन्होंने इजाजत दे दी और वो भी एक्सपायर होने वाला है। असल जो इशू जो आपने उठाया ये है कि पासपोर्ट जो पाकिस्तान का जो जारी किया गया है वो उसकी कट ऑफ डेट आ गई है कि 10 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाना है और उसके बाद रिन्यू कराने के लिए खुद जाना पड़ता है, खुद अप्लाई करना पड़ता है। इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रिन्यूअल। यानी एक आदमी फर्ज करें को मर गया है तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल अगर शुरू हो जाए तो कॉन्सेप्ट वो तो के बाद खत्म हो जाएगी। उसके लिए खुद जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और इन्होंने अब जानबूझ के अप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो यूके का जो वीजा उनका जो एक्सटेंशन मिली हुई है वो अभी टाइम है, वो जिस दिन वहां अच्छा जाएंगे। एक सेकंड अजहर सिद्दीक साहब, एक सेकंड, मैं जरा इसको स्टेप बाय स्टेप बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे जाना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब ने अभी वीजा अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, इसलिए उसको रिन्यू होना है रिन्यू नहीं होना इसका तो अभी सवाल ही नहीं है। जब अप्लाई करेंगे तब वो देखेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर इनका पासपोर्ट अब एक्सपायर हो भी गया है, अब इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, बट स्टिल ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और उनके पास आइडेंटिटी ID कार्ड है, तो उनकी शहरियत पर या उनके पाकिस्तानी होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि वो ट्रेवल नहीं कर सकते। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहरियत तो पाकिस्तानी की है, पाकिस्तान के अंदर वाला। जब आप बैरून मुल्क होंगे तो वहां आपका CNSE वैलिड नहीं होता, वहां पासपोर्ट है, वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट आपके हैं। जो पासपोर्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट है जो आपकी ओनरशिप बताता है कि आप स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। वो उनका एक्सपायर हो गया है। अब वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो वीजा उन्होंने मिला हुआ है उस वीजे की बुनियाद पर रह रहे हैं और कल इसका वो फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नाउ आई एम अ स्टेटलेस सिटीजन, कि मेरा कोई मैं किसी के हवाले से मेरे पास नहीं है, तो वो इसका एडवांटेज लेकर वो शहरियत, वो एक अलग इशू है। नहीं, एक अपना केस जब वो सिटीजन है, वो उनके पास उनका ID कार्ड है, तो वो स्टेटलेस कैसे हो सकते हैं? आप देखिए बुनियादी तौर पर पासपोर्ट तो आगे उन्होंने अब वो आपके रीजन आगे ये बताएंगे ना कि पासपोर्ट उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरा आगे नहीं लेके जाना। मेरी शहरियत जो है ना, मेरी शहरियत की जो रिन्यूअल है दैट इज सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट, वो जब वो पासपोर्ट नहीं देना वो बुनियाद ये बनाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी तक उनका केस कमजोर है या वो चालाकी से चल रहे हैं, अपने वकला के साथ डिस्कस करके चल रहे हैं कि वो बुनियाद ये बनाएंगे कि ये मैं, और वो बुनियाद यही बनाएंगे। अच्छा, को बयान अभी पहले नहीं देने चाहिए थे, वो बयान देकर उनका केस मजबूत कर दिया है कि वो शायद इस बना करके भी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरा पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं करना चाहती, हालांकि वो कहे नहीं है। अच्छा चलें, क्योंकि बेसिकली आपकी जो सिटीजनशिप है उसका आपका ID कार्ड है, पासपोर्ट ये कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब मैं उस पे आती हूँ जो आप पहले आ गए थे कि यूके का वीजा, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, 5 साल का उनका वीजा, विजिट वीजे पे वो गए थे। 5 साल वो बेशक वहां 5 साल के लिए वो वैलिड है, लेकिन उनको हर 6 महीने बाद ट्रैवल वापस आके जाना होगा। एक दफा की एक्सटेंशन मिल जाती है जो वो अवेल कर चुके हैं। अब जब उनका यूके का वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा तो उसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? क्योंकि पहले तिलात ये थी कि शायद वो सऊदी अरब चले जाएंगे या इलाज के लिए कहीं और चले जाएंगे और फिर वो यूके में वीजा लेके, मतलब अपने मल्टीपल वीजे पे वापस आ जाएंगे। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए अब तो जब पासपोर्ट उनका खत्म हो जाएगा तो वो तो किसी मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और उसके लिए 6 महीने की म्याद खत्म होने से पहले होनी चाहिए थी। अब वो बुनियाद वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हवाले से वो कोशिश करेंगे और उसके लिए वो अप्लाई करेंगे कि आप, और पासपोर्ट कैंसिल हो जाना उनके लिए फायदेमंद होगा। वो इसके लिए यूके कोर्ट में चले जाएंगे कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ या गवर्नमेंट ने कैंसिल नहीं किया, वो करना नहीं चाहती है। वो अखबारी बयान या स्टेटमेंट बनाकर और वो इस बुनियाद पर उनका जो स्टे है वो जो यूके की कोर्ट है वो बाकायदा स्टे उनका एक्सटेंड कर सकती है इस बुनियाद के ऊपर। लेकिन उन्हें एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ेगा, वो रिफ्यूज करेंगी तब वो कोर्ट जाए। ठीक है, अभी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुख्तसर से बता दीजिएगा, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस भी उनका मुल्तान से इस्लामाबाद उनका वोट ट्रांसफर किया है, उनको मुश्तरका उम्मीदवार सेनेट का PDM के प्लेटफॉर्म से। अब जो नाअहली वाला जो केस PTI ने चैलेंज कर दिया है उनकी कि जो नॉमिनेशन पेपर है कैंसिल करें कि उन्होंने चीजें मालूमात छुपाई थी और कन्विक्टेड थे, उसका क्या स्टेटस है? क्या ये कितना वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है PTI का केस? अच्छा, चूंकि मैं नवाज शरीफ साहब को यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने वालों में से हूँ। PLT 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 केस है और अप्रैल में मैं थोड़ी सी तारीख बता, जो अप्रैल 2012 में इन्हें तौहीन अदालत में सजा हुई। 10 जनवरी को 6 ऑप्शन दी थी नासिर मुल्क साहब को, जो बेंच उस वक्त हेड कर रहे थे, वो ऑप्शन नहीं मानेंगी तो इनको तौहीन अदालत में सजा होगी। और टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट 30 सेकंड के लिए सजा हुई थी।
मैंने उसी वक्त फौरन इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 63(1)(g के तहत स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखा, जो फहमीदा मिर्जा थी। फहमीदा मिर्जा उन दिनों लाहौर आई हुई थी, तो गवर्नर हाउस लाहौर में मैंने वो बकायदा दरखास्त दी इनके डिस्क्वालिफिकेशन की, मैंने पिटीशन दायर की कि इनको 63(2) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए। फहमीदा मिर्जा साहब ने वो मेरा जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन को भेजा नहीं था, तो मामला फिर मैंने चैलेंज किया। उस वक्त इमरान खान साहब ने भी चैलेंज किया, और कमाल की बात है काला कोट पहन के जो नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, जो आज उनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं PMLN के, वो भी वहां गए और उन्होंने बाकायदा वो पिटीशन दायर करवाई कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 63(1)(g के तहत उस वक्त ये गालबन 10 जून या 19 जून की बात है 2012 की, मुझे याद पड़ता है। तो उन्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, जो कि 63(1)(g के तहत डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल तक रहती है, तो डिस्क्वालीफाई ये 5 साल तक रह सकते थे। अगर नैब में आप आएंगे, अगर नैब के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, तो वहां पर सजा है 10 साल के लिए, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। नवाज शरीफ की मिसाल लेते हैं तो वो 62(1)(f) के तहत वो नाअहली ताउम्र है। ठीक है, अब तो वो नाअहल नहीं है ना, अब तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो इलेक्शन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहां तक नैब में रेफरेंस का ताल्लुक है, नैब में दरखास्तों का ताल्लुक है, अनटिल अनलेस कन्विक्शन नहीं होगी, चले जब तक सजा नहीं होगी तब ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसे सदीक साहब जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा जहमत दूंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो केस है, ठीक है, वो जो कानूनी उसके पहलू हैं, शायद अब वो 5 साल की सजा अपनी भुगत चुके हैं, तब वो नाअहल नहीं है, लेकिन कुछ मोरल ग्राउंड्स भी होते हैं, कुछ आपके बैगेजेस भी होते हैं। मैं भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैंने ऐसी गूगल करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो उनकी नेकलेस वाली कहानी याद आ गई, जो वो घर लेकर चले गए थे, फिर बाद में निकाल के लेकर आ गए, पति नहीं बहन को किसको उन्होंने दे दिया था, जो प्रेसिडेंट अर्दोगान की जो बेगम थी, उन्होंने सलाह मुतासरीन के लिए दिया था। सर, आपको कोई और फेस नहीं मिला था? वैसे आपस की बात है। जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैंने तो सुनी आपकी जो समझने की आपको बहुत, लेकिन मैंने सुना कि आपने रानी साहब के खिलाफ आपने कहा जब आपने रिसर्च तो कुछ एक्सेस की गूगल रिसर्च करूंगी तो आपको कहानी भी पिकासो की कभी आएगी, वाइट की भी कहानी, तो इस तरीके से फिर हम अगर जाने लगे और ये और खबरों जाने लगे तो शर्मिला साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई लफ्ज भी जाया हो, तो सॉरी, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक लफ्ज भी मैं जाया करना नहीं चाहती, तो मैं अपने प्रोड्यूसर को कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको कॉल रिकनेक्ट कर लें। मैं ज़रा मुसर्रत साहिबा से बात करती हूँ। मुसर्रत साहिबा, आप लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए चैलेंज कर दिया कि जी वो नाअहल, वो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए थे, अब वो नाअहली उनकी ख़त्म हो गई है। किन ग्राउंड्स पे अब आप लोगों ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स चैलेंज किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आवाज़ की आपका इशू है बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपली तो देखें, ये वो सियासी जमातों का गठजोड़ है जिनसे हम मॉरल वैल्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अगर आप PDM का ऑल टुगेदर इनका क्रक्स निकालो, ये जो सारी सो कॉल्ड मूवमेंट है, तो वो कोई इखलाकी ग्राउंड के ऊपर नहीं है, वो लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए आगे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दे मुसर्रत साहिबा, बड़ी माजरत, मुझे वो ग्राउंड्स बताइए जिन पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल करने की रिक्वेस्ट आप लोगों ने जमा कराई है। है और जो हमारा ईवान बाला है उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कन्विक्टेड शख्स को मेंबर होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए अभी पूरा भी नहीं सुन पाई कि गूगल पे जाके करें तो वो जिस तरह की बातें कर रही थी, तो गूगल के ऊपर अगर आप टाइप करें ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू टेल, बट उनका एक मशहूर नाम जो है वो वहाँ पे गूगल में जरदारी के मीनिंग का मतलब आप देख लें कि क्या है। ये मैं पूरी कौम जो मुझे सुन रही है वो गूगल के ऊपर जाके आसिफ अली जरदारी टाइप करें और उनके मीनिंग खुद पढ़ लें। अच्छा, चलें, बेसिकली ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है, और अगर होगा तो चीजें मेरा ख्याल है वो जो आपकी दरख्वास्त है उस पर कोई ना कोई अमल दरामद होगा। शर्मिला साहबा, अब आपकी आई होप के आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आएगी, तो आप प्लीज कंटिन्यू कर। शर्मिला फारूकी साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी प्लीज।
जी नादिया, आप कुछ पूछ रही हैं? मैंने कहा अब आप कंटिन्यू कर ले जो आप कहना चाह रही थी। मैंने जी कहा जी नए जी, फेसेस लेकर आए पार्टी में, नादिया, ये नया कहना नया चाह पार्टी रही चेयरमैन, नया फेसेस भी नए ढूंढे नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहती थी, शायद मैंने जो पहले गुफ्तगू करी तो आवाज शायद आपको नहीं आई। आपने कहा कि आपने गूगल सर्च वगैरह किया, तो देखिए अगर हम इस तरीके से गूगल सर्च के ऊपर जाएंगे तो फिर हमें इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वजीर आजम हैं उनके बारे में सीता वाइट और टिरियन वाइट का भी किस्सा सामने आ जाएगा। और माशाल्लाह बहुत एक पुरवकार जिंदगी उन्होंने गुजारी जब वो क्रिकेटर थे। तो तमाम चीज़ जब सामने आएंगी तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो इस मुल्क के वजीर आजम बनने के लिए ना अहल रहते हैं और ना ही वो कोई पायस मुस्लिम हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो मेरा ख्याल है कि किसी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले तोहमत नेकलेस वाला केस नहीं था जेन्युइन? मुझे आप बताइए कि क्या टिरियन वाइट वाला केस नहीं था जेन्युइन? डीएनए मतलब आप बिल्कुल दो चीजों को अलग अलग आप मिक्स करी हैं, तो मैं दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग कह रही हैं। इस मुल्क के वजीर आजम है इमरान खान साहब और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जो उनकी साबिक अहलिया हैं। अच्छा, मैं शर्मिला साहबा, मैं देखिए, मैं बिल्कुल आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब उस समय मुल्क के वजीर आजम थे। एक हार मिलता है जो तैयब अर्दगान की वाइफ जो है वो उतार के सैलाब जदगान को देती हैं, वो उसको बिकवाते हैं और लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल एक वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आप जाती जिंदगी को उससे रिलेट कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई नामुनासिब है। बट एनीवेज मैं थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ जाती हूँ, माजरत के साथ शर्मिला साहबा, मैं इसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, बट मैं इनके लेवल पे नहीं बात करूंगी जितनी गिरी हुई बात इन्होंने की है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इस तरह मोहतरमा बेनजीर की बरहीना तस्वीरें फेंकी गई थी, इनके साथ आज ये स्टेज शेयर कर रहे हैं। क्या वो तोहमत थी? फिर उसके बाद जो बिलावल की किस्से कहानियां मशहूर हैं, उसके बाद जो जरदारी की किस्से कहानियां मशहूर है, जो इनके अपने किस्से कहानियां मशहूर है। जातियात पे ना जाए। देखिए, मैं माजरत के साथ मैं जातियात पे बिल्कुल बात नहीं कर रही। मैंने अगर शर्मिला साहबा को अभी रोका है तो सिर्फ उसकी वजह यह है कि जातियात पे बात ना करें। मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की जातियात पे कोई बात नहीं की। मैंने उस केस पे बात की जो कि जेन्युइन था, जो कि सामने आया, और फिर हार उन्होंने बरामद भी हुआ, हार उन्होंने निकाल के भी दिया। तो माहौल को ठंडा करते हैं, जरा अदालती अहवाल दोबारा से सदीर जान साहब से बात कर लेते हैं। सदीर जान साहब प्लीज, सॉरी मैं उसको कंटिन्यू नहीं, मैं आपको बता रहा था कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक लाए हैं उसकी वजह यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आपने दर्जनों अरकान असम्बली को तायात नाअहल किया, और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने किसी ने कोई एक तनख्वाह छुपाई थी, किसी ने अकाउंट छुपाया था, किसी ने छोटा सा एक असासा कोई और छुपाया था, किसी ने कोई प्रॉपर्टी थी वो छुपाई थी। आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बड़ा फैसला किया कि तायात नाअहली। उसकी रीज़न ये है कि हमारा आइन ये कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें साफ और शफाफ किरदार के लोग जाने चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जब आप इतनी छोटी चीजों पर तायत नाअहल कर देते हैं तो आप बताएं कि वो लोग जो करोड़ों रुपए देकर सेनेट में आ रहे हैं उनका रास्ता क्यों नहीं रुकना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने अदालत को इस बात पे कन्विंस किया कि देखें, एक होता है जब आप पार्टी का टिकट देते हैं, आपकी पार्टी के टिकट पे कोई एमएनए या एमपीए मुंतखब होता है, उसके बाद वो उस तरह से आज़ाद वोटर नहीं रहता जिस तरह आप और मैं आज़ाद वोटर हैं कि हम जिसको मर्जी जाके वोट डाल दें। जब वो एमपीए जब वो एमपीए मुंतखब हो जाता है उसके बाद उसने वो जो लोग जिन्होंने उस पार्टी के टिकट की वजह से उसको वोट डाला था उनको भी वो जवाबदेह है, जिस पार्टी का टिकट उसके पास था उसको भी वो जवाबदेह है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये बात मान ली जाए कि सेनेट में जैसे भी खरीदो फरोख्त तो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आ जाए, तो उन्होंने कहा कि फिर एक पार्टी जिसने अपने एक मंशूर दिया उस पर उसके एमपीएज आए, उस पर उसके एमएनएज आए, अब एमपीएज और एमएनएज की बुनियाद पर उसी तनासब से उनको सेनेट में नशिस्तें मिलनी है। अगर ये बात मान ली जाए पीडीएम की कि नहीं उधर जो मर्जी आ जाए, तो फिर वो एक किस तरह से बैलेंस बरकरार रहेगा कि कौमी असम्बली में इमरान खान की इत्तेहादियों के साथ मिला के अक्सरियत है, सेनेट में 8-10 सेनेटर जो इनके ज्यादा बनने चाहिए उससे कम हो जाएं, तो उन्होंने कहा ये तनासुब भी खराब हो जाएगा और ये चीजें इस तरह नहीं चलेंगी। और साथ ही जो सबसे उनका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था वो था आइन का आर्टिकल 218 जिसके तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, करप्ट प्रैक्टिस को रोके। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस बात पर कन्विंस नजर आती है कि हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई इकदाम करने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वीडियोज आती रहे। आज वीडियो का जिक्र हुआ कि जो वीडियो आई उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, उन्होंने कहा जी हमने एक इजलास किया है और अब हम इसको देखेंगे। तो आज उनसे पूछा गया कि आपको इस वीडियो का कब पता चला, उन्होंने कहा जी 3 दिन पहले। तो जहाजुल हसन साहब ने कहा कि ये वो वीडियो है जो 2018 से पब्लिक डोमेन में है,
जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, ये कहा इजाजुल हसन साहब ने इसी तरह से, ये रिमार्क से उन्होंने कहा बदकिस्मती ये है जिनको पता होना चाहिए था उनको नहीं पता, यानी जो रेगुलेटर है, जो अथॉरिटी है, जो आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको नहीं पता, बाकी सारे जहान को पता है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये अवाम जो पाकिस्तान के हैं वो चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, आप अवाम को कोई तो तसल्ली दें कि हाँ हम करेंगे। और दूसरी बात यह है, अदालत ये कह रही है कि आप कहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, अदालत कहती है कि जब आप जनरल इलेक्शन में वोट डालते हैं और आप जब वोट डाल देते हैं और बाद में ये इतराज़ आता है कि धांधली हुई है, ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता है, ट्रिब्यूनल हुक्म देता है, फिर दोबारा वोट निकाल के चेक किए जाते हैं, काउंटर फाइल्स चेक की जाती हैं, दोबारा गिनती की जाती है, वो कहते हैं जब वहां पे आप कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे आप इलेक्शन के दिन के बाद आप क्यों नहीं कोई बैलेट खोल कर देख सकते। तो कल तक का टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। आज जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार देकर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसको आप कह सकते हैं मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है, और कहा गया कि कल इलेक्शन कमीशन मैं इस पे जरा शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आइन का ही आर्टिकल है 218, वो भी मैं जरा यहाँ पे पढ़ दूं। मेरे प्रोग्राम में फाफिन से जो बारी साहब आए थे उन्होंने भी इस पे बड़ा जोर दिया था और हम इसका इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बगैर, जो कि मेरा ख्याल है आज अदालत में भी बात हुई है कि आईनी तरमीम के बगैर भी इलेक्शन कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की, कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। और फिर ये आर्टिकल 218 आइन का आर्टिकल 218, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स as to necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practice are guarded against। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये शिक तो आइन में ऑलरेडी है, तो इसमें आईनी तरमीम हो या नहीं हो, बेस्ट तरीका तो यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो रूल्स हो, वो स्ट्रैटेजी हो, वो प्लानिंग हो, वो स्कीम हो जिसके तहत वो शफाफ इलेक्शन कराए, चाहे उसके लिए उसको अपने कोई भी रूल जो है वो अमेंड करने पड़े। तो शर्मिला फारूकी साहबा, इसमें तो फिर आईनी तरमीम के बगैर भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ और साफ शफाफ इलेक्शन कराए। देखिए नादिया, इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है जी कि मुल्क ना सिर्फ सेनेट के बल्कि जनरल इलेक्शन और तमाम जो इलेक्शन होते हैं वो शफाफ हो, मुनसिफाना हो और उसमें किसी कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन माजी में भी आपने देखा कि आरटीएस का मामला फेल हो गया, बायोमेट्रिक वोटिंग नहीं हो सकी। ये वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो होने बहुत जरूरी हैं। सही है। ये नहीं होंगे तो लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। अगर एक कैंडिडेट को इलेक्शन खत्म होने के 2 दिन बाद तक अपना रिजल्ट नहीं मिले तो वो उससे तो जाहिर बात है सवालिया निशान होंगे ना। और अगर बायोमेट्रिक होंगे, मेरा वोट मैं पोलिंग बूथ पहुंची, मुझे पता चला है कि जी मेरा वोट तो डल चुका है, तो जब तक बायोमेट्रिक्स नहीं होंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और उसके लिए उनको रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। इसी तरीके से सेनेट के अंदर भी किसी किस्म की कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो और सही वोट ट्रांसपेरेंसी के साथ डाले जाएं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे आप बात बताइए कि ये जो पहले एक अमेंडमेंट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस आई, मतलब ये जो एक खिचड़ी बन गई है, इसमें बेचारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? आईनी तरमीम तो वो नहीं कर सकते, वो तो 2/3 मेजोरिटी से आईनी तरमीम की यही तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और यही आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है कि आईनी तरमीम के बगैर भी ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और अगर आप ये मान रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तो फिर आप फरीक क्यों बन गई? रजा रब्बानी साहब वहाँ पे मुखालफत क्यों कर रहे थे? ऐसे ही था। तो वो इलेक्शन कमीशन को फिर सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो क्या मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। यहाँ तो सीक्रेट वोटिंग होती है, मैं जो अपना वोट डालूंगी वो कोई मालूम नहीं कर सकता कि मैंने किसको वोट डाला है, तो फिर तो वो सीक्रेट बैलेट नहीं होगा ना। जो आइन के अंदर दर्ज है आर्टिकल में, ये ऑल अदर इलेक्शन एक्सेप्ट दैट ऑफ द सेनेट वो सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। तो सीक्रेट बैलेटिंग का तो मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप नहीं मालूम कर सकते कि मैंने या जो भी एमपीएस वोट डालते हैं, एमएनएस वोट डालते हैं, वो किसको डाला है। तो इसमें किस तरीके से शफाफियत लाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मैकेनिज्म उनको बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी नजरिए जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पहले वो सोया हुआ था, अब उसको झंझोड़ के जगाया जा रहा है। रजा रब्बानी साहब का क्या मौक़िफ़ था अदालत में? देखिए, रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है।
मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इस वक्त जो दो चीज़ों पे अब जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो किन दो चीज़ों पे बात हो रही है। एक तो हुकूमत का सिंपल सा केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो ये था कि आप हमें राय दें कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं या कानून के जरिए होते हैं, इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं। हुकूमत कहती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं, आइन के तहत सिर्फ वो इलेक्शन होते हैं जिनकी पूरी स्कीम आइन के अंदर दर्ज होती है, सेनेट इलेक्शन की स्कीम दर्ज नहीं है। और यहाँ पर रुक के मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि पीडीएम का एक मुतालबा आ रहा है कि अगर आप सेनेटर को आप ओपन बैलेट के जरिए मुंतखब कराना चाहते हैं तो फिर चेयरमैन सेनेट भी ओपन बैलेटिंग के जरिए। इसकी डिटेल्स रजा रब्बानी साहब मुखालफत कर रहे थे। जी, रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए आप कर सकते हैं, अब आप सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये रजा रब्बानी। ठीक है मुसरत चीमा साहिबा, अब यहाँ पर मसला ये है कि तमाम जमातें इस बात पे तो मुत्तफिक है कि ठीक है इफ एंड बट्स के साथ कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो हुकूमती तरीक़ेकार से नाला नजर आती हैं। बीच का कोई रास्ता निकल सकता था, अभी भी निकल सकता है। जहाँ पे रिफॉर्म्स की बात आएगी हम अनकंडीशनल इन जमातों के साथ सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन अभी आप सुन रहे थे कि इनको सारी की सारी एक्सपेक्टेशन हमसे हैं कि ये सारे सिस्टम्स को जिस तरह से इतने अच्छे से ये पीपल्स पार्टी की जो बीबी है एलेबोरेट कर रही थी, लेकिन पूछा ये जाए कि इनकी माजी में कितनी कितनी बारियां लगी, कभी एक दफा भी रिफॉर्म्स अंडर डिस्कशन आई नहीं आई। हम अब इसको फैलाना चाहते हैं, हम इसको सेनेट से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई सिटिंग गवर्नमेंट इतनी बड़ी बात नहीं करती बिकॉज उनको फेवर में जाता है अगर सीक्रेट बैलेटिंग हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर डेमोक्रेसी को रियल सेंस में हमने प्रैक्टिस करना है और अवाम की फलाह के लिए इसको इस्तेमाल करना है, तो ये जो सेलिंग एंड बाइंग और ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो मकरू धंधा इतने बड़े अवाम के अंदर होता है, इसको रोकने का एक ही रास्ता है। इसमें इफ एंड बट्स की बात ही नहीं है। मैकेनिज्म ये हम सारी जमातें बैठ के भी हम उसमें वजह कर सकते हैं, लेकिन ये हर अच्छी चीज को अपोज करते हैं और हर बुरी चीज की सपोर्ट करते हैं। मुझे आप जरा मुझे खुद आप जवाब दें और अवाम सुन के मुझे जवाब दें कि एक तरफ तो ये राग अलापते फिर रहे हैं वोट को इज्जत दो और ये रिगिंग हो गई, सिलेक्टेड हैं, और जहाँ पे इनकी हुकूमतें हैं वहाँ पे ये इलेक्टेड हैं, जो इनकी सीटें वो इलेक्टेड, तो फिर आए ना ये इलेक्शन रिफॉर्म इन्होंने एनआरओ तो मांग लिया 34 पॉइंट्स। आपको पता है कि जब फेटअप का इशू था उन्होंने वो मांगे, लेकिन क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए ये कोई मुसवदा तैयार करके लाए जो कि दे आर वेल एक्सपीरियंस, इनके पास तो इतना ज्यादा तजुर्बा भी है ना। तो सबसे अहम बात यह है कि इनको जो रियल डेमोक्रेसी है वो सूट नहीं करती। ये बेसिकली दे वांट टू बी सिलेक्टेड। इस दफा ये चॉइस नहीं है शायद, तो इसलिए ये इनको बुरा लग रहा है। और हम इस दफा अगर हैं तो हम आवाम की चॉइस से आए हैं। तारीख गवाह रहेगी। सबसे जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अभी तक जितने इलेक्शन हुए उनमें ये 2018 का इलेक्शन है। जितने लोग इलेक्शन कमीशन में, लेट मी टेल यू वन थिंग, इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी पिटीशन फाइल हुई थी 2013, मेरा ख्याल है कि आप लोग की इंटेंशंस तो सबके सामने है, जाहिर सी बात है इंटेंशन पे देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, बट थोड़ा सा देर भी कर दी, थोड़ा सा तरीके का गलत था। मतलब कभी रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, फिर आईनी तरमीम का बिल लेकर आ रहे हैं, फिर सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जाते हैं वहां पे ये आर्टिकल का हवाला देते हैं। अच्छा एक सेकंड कर लूं, एक सेकंड सिर्फ। तो ये हमने अक्टूबर से हम लेकर के आए हुए हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन इस बात पे आने को तैयार नहीं थी। हमने अभी फौरन हम नहीं लेके आए, ये अक्टूबर की बात है। और सबसे अहम चीज ये है कि हम जब से आए हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो हमें पार्लियामेंट के अंदर तो ये सारी ठीक है मैं जरा जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज, कोई ऐसी चीज रिकमेंडेशन ये लेके आए हैं तो ये बताएं हमें। अच्छा ठीक है, बेसिकली ये तारीख सिर्फ पीटीआई ने रकम की थी कि अपने जो 20 अरकान को उन्होंने निकाला था 2018 के इलेक्शन में कि जी ये खरीदो फरोख्त का में उस अमल का हिस्सा बने थे। इससे पहले कोई तारीख रकम नहीं है। हाँ, अगर तारीखें बनती हैं तो वो ऐसे बनती हैं कि हमें ये बताया जाता है कि इलेक्शन में बड़ा अपसेट हो जाएगा, इलेक्शन में बड़े सरप्राइजेस हो जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी जो सिंध से हार्डली 6 सीट्स ले सेनेट की लेने में कामयाब हो सके, उनके वज़ीर आला खड़े होकर कहते हैं कि जी हम 10 सीटें निकाल लेंगे। अब वो क्या कैलकुलेशन है जिसके तहत निकाल लेंगे? मैं एमक्यूएम के जो रहनुमा है महफूज यार खान, उनको भी हम यहाँ पर लेंगे, उनसे भी मैं पूछूंगी। लेकिन शर्मिला फारूकी साहबा, ये कौन सा वो ये मैजिक है जो आप लोग सेनेट की आपकी इतनी सीट्स बनती हैं, एक कैलकुलेटेड आपके मेंबर्स हैं सेनेट असेंबली में, सॉरी प्रोविंशियल असेंबली में, और आप एक बड़ा सरप्राइज दे देंगे, कैसे? देखिए नादिया, अगर आपने खबरें पढ़ी हों और सुनी हों और देखी हों तो आपको पता है कि पीटीआई के इनके अपने एमपीएस
अपनी हुकूमत से और इमरान खान साहब से नाला है, और कल से गवर्नर साहब जो हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने एतराज़ किया है फैसल वाडा की कैंडिडेसी पे, और बहुत से लोगों ने एतराज़ किया है जो इन्होंने अब्रो साहब को किया है। अच्छा, अब नाराजगी जाहिर बात है कि आपने आमिर लियाकत खान को भी सुना होगा, उन्होंने कहा मैं तो हफीज शेख को नहीं डालूंगा, पीटीआई की मेंबर ही नहीं। अच्छा, जो नाराज अरकान है, जो नाराज अरकान है, आपकी बात ठीक है, जो नाराज अरकान है तो उनको आप खरीद लेंगे, उनको आप खरीद लेंगे। नाराज अरकान है उनमें से बहुत से लोग हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट डालें। नहीं, फ्री में तो कोई नहीं डालता ना। क्यों नहीं डालता? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं नादिया, हर इंसान पैसे There is no free cup of tea. कुछ लोग ताल्लुकात से बिकते हैं, कुछ लोग मोहब्बत से बिकते हैं और कुछ लोग जो अगर नाला होते हैं ना, तो वो चिढ़ के अंदर आपके कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे, ऑपोजिशन के डाल देंगे। ऐसा भी बहुत दफा हुआ है। अच्छा, आप ये ना सोचिए कि हर कोई जो है ना वो पैसे में ही तोला जाता है। हर इंसान पैसे में नहीं तोल सकता है, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है। इंसान कुछ अपना जमीर को भी देख के वोट देता है। आप मुझे बात बताइए कि फैसल वाडा को नाअहली से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इनको सेनेट का टिकट दे दिया है, ताकि वो सेनेटर इलेक्ट हो जाएं, तो वहाँ से वो एमएनए से रिजाइन करेंगे, वहाँ केस इंस्ट्रक्चर्स हो जाएगा, वरना वो तो ओपन एंड शट केस है। अच्छा, एक सेकंड एमक्यूएम के जो रहनुमा है उन्होंने बड़ा एक इल्जाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी ने मुझे पैसे ऑफर किए थे और पता नहीं क्या क्या। उनसे जरा मेरा राब्ता हो रहा है महफूज साहब से? मैं वापस लेती हूँ, लेकिन आप मुझे महफूज यार खान साहब से अगर राब्ता करा दे तो मैं उनसे जरा बात कर लेती हूँ कि बेसिकली क्या। अच्छा सिद्दीक चंद साहब, एक चीज और, ये जो जमीर के मुताबिक फैसले होते हैं ना, कि एक जमात से चिढ़ गए दूसरी जमात, जब उनको किसी को भी XYZ ये अगर वो एक जमात से अपनी चिड़े हुए भी है, मुझे तो समझ नहीं आती, आपको जमात से चिड़ा, आप अपनी जमात छोड़ दें, आप बाहर निकल जाए कि ये जमात की पॉलिसी से हम जो है वो हम नहीं, हमें पसंद, हम एग्री नहीं करते। तो कुछ मोरल वैल्यूज भी होती है, वो तो हमारे यहाँ चलो एग्जिस्ट नहीं करती, मगर कोई फ्री में वोट डालता है देखिए, जब उनको पता है कि बाजार खुला हुआ है। देखें, ये तो अब वीडियोस भी आ चुकी हैं, सबूत मौजूद हैं, बल्कि मसला ये नहीं है कि पैसे लेके और वोट इधर उधर दिए, मसला ये कि दोनों तरफ से पैसे ले लिए दोनों तरफ से ज्यादा मसला ये है, दोनों तरफ से पैसे लेके और वोट एक साइड पे दे दिए। देखिए, इस पे बहुत अदालत में बहस हुई है, और अदालत में बात ये हुई है कि जो आइन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी या किसी रुकन असम्बली की नाअहली का मामला है, उसमें अगर कोई अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट किसी और सेनेटर को वोट डालता भी है, उसकी नाअहली नहीं बनती। तो अदालत भी ये कह रही है कि फिर वो जुर्रत करे ना, वो जुर्रत करे और कहे कि मैं ये वोट डाल रहा हूँ किसी और को। और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा गया कि उसके लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्होंने कंसिक्वेंसेस उसके लिए ये होंगे कि उसका 5 साल बाद अवाम एहतसाब करेंगे, हल्के के वो अवाम जिसने उस किसी पार्टी के टिकट की वजह से उसको वोट डाला था, तो वो 5 साल बाद उसको सजा देंगे। और उन्होंने कहा किसी भी ईमानदार पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे बड़ा उसकी सजा है कि वो लोगों की नज़रों में गिर जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि हमारे अरकान असम्बली हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके ऊपर देखें किस तरह की बात हो रही है कि खरीदो फरोख्त, पैसे लेके बिकते हैं, और इस तरह की बात अदालत भी यही कह रही है कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। वैसे आपस की बात है, लोगों की इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि 5 साल बाद उनको कुछ याद भी नहीं रहेगा, वो फिर एक अवाम याद आ जाती है, गलियों गलियों फिरते हैं। अच्छा, महफूज यार खान जो कि रुकने राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महफूज साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि जब आपको हमने कांटेक्ट किया और आपको कहा कि आप इस्लामाबाद वो स्टूडियो आ जाएं जहाँ भी आप हैं जिस शहर में, आपने कहा कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। क्या सिक्योरिटी खदशात हैं आपको? ये आज से नहीं है, ये मुझे 10-12 साल से हैं। किससे? इसकी वजह से मैं अपने दफ्तर पे भी नहीं बैठता हूँ। किससे है सर? नहीं, वो तो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ दुश्मन होते हैं। ओके, अच्छा अब मुझे वो बताएं कि ये क्या था कि आपको किसने पैसों की ऑफर की थी और सेनेट का टिकट खरीदने के लिए, ये हमारी डिप्टी स्पीकर हैं, थी आजकल सूबाई वजीर हैं शाला रजा साहिबा। तो इन्होंने मुझे असेंबली में ही इस बात का आदा किया था कि हमें अलग टेबल्स चाहिए हैं और आप हमारे साथ आ जाएं, तो हम आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में टिकट भी देंगे और उसके अखराजात भी पूरे करेंगे। मैंने उन्हें रिफ्यूज कर दिया, और ये बात जब गुज़िश्ता दिनों मैंने बताई, जब इमरान खान साहब ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सिलसिले में बात की,
तो मैंने कहा हम अपना कोटा भी ले लेना, सिंध की भी बात हो जाए, ताकि लोगों को पता चले यहाँ पर भी यही कारोबार पीपुल्स पार्टी ने किया था। अच्छा, तो शैला रजा साहिबा ने आपसे राब्ता किया और आपको कहा कि हम अगले इलेक्शन में आपको टिकट भी देंगे पार्टी का, इलेक्शन और का, फंड्स भी देंगे इलेक्शन और लड़वाने फंड्स भी देंगे, जो कि यकीनन करोड़ों में होंगे, करोड़ों से कम की तो कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। पता नहीं, मैं तो कंगला आदमी हूँ, एमक्यूएम का इलेक्शन मैंने चंद लाखों में जीता था और अब भी इससे ज्यादा इस्तात ही नहीं हमारी। और ये कब की बात है? 2018 की? 2018 की, जब मैं सिंध असेंबली में मेंबर था। तो अच्छा, तो फिर उस वक्त आपने बताया क्यों नहीं किसी को? उस वक्त मैं कैसे बताता, नक्कार खाने में तूती की आवाज। इलेक्शन कमीशन में जो हमने फ्लोर क्रॉसिंग की पिटीशन डाली थी एमक्यूएम पाकिस्तान ने, हाँ। उसका आज तक तो फैसला हुआ नहीं और इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया, असेंबली खत्म हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी कंप्लेंट्स जेर इल्तवा रही हैं। जनरल इलेक्शन के बाद मैंने आरटीएस का रिकॉर्ड लेने के लिए दरखास्त दी थी डिप्टी कमिश्नर को और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को। हाँ। आज तक तो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो वो खाली मोली आप मेरा पॉइंट ये महफूज साहब, मेरा पॉइंट ये महफूज यार साहब कि आप आज ये बात बता रहे हैं, या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आप ये बात बता रहे हैं, जिस वक्त का ये वाकया है उसके बाद आप लोगों के पास फ्लोर है, आप लोगों की नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में है, आप लोग प्रोविंशियल असेंबली में आपके बड़े लोग हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप लोगों को तो ये बात, जिस तरह से इमरान खान साहब ने 2018 में फौरी एक्शन लिया था, अपनी पार्टी के लोगों को निकाला था, कम से कम आप ही उसी वक्त बता देते कि मुझे भी इन्होंने ऑफर किया। मैंने ये एक्शन लिया था कि जो जमीर फरोश हमारे साथ आके बैठते थे, मैं स्पीकर से कहता था कि स्ट्रेंजर हाउस में बैठे हैं और मैं बाइकाट कर रहा हूं। मैंने मुसलसल 2 महीने बाइकाट किया और असेंबली को अटेंड नहीं किया। तो ये तो उस वक्त आपको पूछना चाहिए था कि आप रोज बाइकाट करके क्यों जा रहे हो, कौन स्ट्रेंजर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चले सिर्फ आपको ही ऑफर की थी पीपल्स पार्टी ने या शैला रजा साहिबा ने, या इसके अलावा आपकी जमात के दीगर मेंबरान को भी इस किस्म की ऑफर्स हुई थी? देखिए, हमारे कोई 17 वोट आगे पीछे हुए थे और उसमें से बाज खवातीन जो हैं मिनिस्टरों की गाड़ी में बैठकर आई और खामोशी से वोट डाल के चली गई और उन्होंने सरदार अहमद साहब का जो कमरा था, जो उनको अलॉटेड था, वहां पर आने की भी जहमत नहीं की और 12 वोट डाल के निकल गए। आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी। फिर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? हमारी पार्टी ने एक्शन ये लिया कि जब बात शुरू हुई तो वो पार्टी छोड़ के भाग गए। वो सारी खवातीन पार्टी छोड़ के भाग गई। इसके लिए हमने पिटीशन फाइल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि साहब ये फ्लोर क्रॉसिंग की, इनकी सीटें खत्म की जाएं। तो वो उसी वक्त उनका किरदार सामने आ जाता और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। मैं कई दफा इस्लामाबाद गया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये तो बेकार है। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा। तो शर्मिला फारूकी साहबा, ये है वो जराए जिससे आप लोग सरप्राइज देने की बात कर रहे थे अभी? देखिए, महफूज यार खान साहब जो बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं प्रीवी नहीं हूँ, वो तो शैला रजा साहिबा उसका जवाब दे सकती हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो ऐसे कई मेंबरान थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के, जो पार्टी के टिकट पर इलेक्टेड थे, पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, जिसमें इम्तियाज शेख साहब शामिल हैं, या मदद अली मरूम शामिल हैं, अच्छा हीर सोहो ने पार्टी स्विच करी, वो अब पहले एमक्यूएम में इनकी जमात में होती थी, अब हमारी जमात के अंदर है। ऐसे कई ऐसे नाम हैं, शराजीज हैं जो रवायती तौर पे हमारे मुखालिफ होते थे लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेना तो एक अलग, फिर कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मसला तो ये है कि जिनको आप कह रही है कि लोग खुशी खुशी आप लोगों को वोट दे देते हैं। एक ही पार्टी का तो मतलब बेचारों का हाल, मतलब जब से अल्ताफ हुसैन जो हैं वो पता नहीं कहाँ गए हैं, उसके बाद तो ये पीआईडी कॉलोनी और भादराबाद में ही आगे बढ़े। मुझे समझ नहीं आता जमात है कौन सी, किधर की, आई डोंट नो क्या है। तो बहुत से लोगों ने इनकी जमात छोड़ दी, कुछ पीएसपी में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए। तो अगर उनका पहले से ही इरादा ये था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना है तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया और फिर 2018 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर वो इलेक्ट होकर आए। तो इसमें क्या बुरी बात है? ये तो अक्सर करते रहते हैं लोग।
सियासी जमातों में तो कभी इस जमात में होते हैं, कभी उस जमात में होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं हमारी तरह जो एक ही जमात में बैठे रहते हैं। तो मतलब यहाँ तो मुझे नहीं समझ आती, इनकी जमात में कितने लोग पीएससी में चले गए, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए, फिर इनमें भी आपको ऐसी ऑफर नहीं हुई होगी ना जैसे महफूज यार साहब को हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे ऐसी कभी ऑफर हुई है, ना कोई करेगा, क्योंकि हम बिकने वाले लोगों में से है नहीं। और सबको ये मालूम है कि मेरी लॉयल्टी आप खरीदते और रहेगी। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये भी तो है ना, एक सेकंड शर्मिला साहबा रुक जाएगा। सदीर जान साहब, केपी के असेंबली में 2018 में 6 सीट थी इनकी, 2 सेनेटर्स इन्होंने निकाले, वहां भी जमीर चला, लोगों ने अपने जमीर से खुशी खुशी पीपल्स पार्टी को, अच्छा जनरल इलेक्शन में वोट नहीं देते, लेकिन सेनेट इलेक्शन में खुशी खुशी वो मेंबर साथ हो जाते हैं। देखिए वो जवाब कि एक एमपीए जो है एक से ज्यादा सेनेटर्स को वोट दे सकता है। जी, अगर आपने शायद आपने वो बैलेट पेपर देखा होगा, अच्छा, कि एक से ज्यादा प्रायोरिटी वाइज दे सकते हैं। अच्छा, तो ये हो सकता है कि हमारे बहुत से जो केपीके के कैंडिडेट थे उनको जेयूआई भी सपोर्ट कर रही, उनके मेंबरान ने भी उनको वोट किया। तो आप ये जब रिकाउंटिंग भी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, चले एक सेकंड शर्मिला साहबा, एक सेकंड, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है। मुसर्रत चीमा साहबा, अब मुझे एक बात बताएं, जो वजीर आला सिंध ने बात की थी कि हम सरप्राइज देंगे, तो शर्मिला फारूकी साहबा कह रही है कि आपके सिंध के वो अरकान जो आपसे नाला है, नाराज हैं, सेनेट के टिकट पे कुछ भी है, वो खुशी खुशी या पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ये खुशी खुशी वोट दे देते हैं, तो फिर आप लोगों ने बिना वजह 20 लोगों को निकाल दिया था अपनी पार्टी से। देखिए मैं अर्ज करूं कि ये वो जमात है जो आज तक अवाम को सरप्राइज देते हुए आ रही है। माशाल्लाह रोटी कपड़ा और मकान आज तक नहीं मिला लोगों को, लेकिन इनके महल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, स्विट्जरलैंड से लेकर के। फिर जरदारी साहब ने जो सरप्राइज भुट्टो खानदान को दिए, इसी तरह ये उसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं। देखें यही तो वो नॉर्म्स है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा लूटो और फिर उनसे खरीदो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अवामी मैंडेट में तो दे आर कुछ जगहों पे पंजाब में फारिग, केपी में फारिग, और फिर उसके बाद अचानक से वो एक ऐसा रोमांस, माशाल्लाह से इतनी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है जरदारी साहब की, और क्या जबरदस्त लोग हैं ये, तो फिर लोग इनसे इंस्पायर होकर तो इनको वोट करना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक सिचुएशन है। इस तरह की क्लेम्स भी करना, यहाँ सरप्राइज देंगे, ये बात वाजे होती है कि ये माफिया है, ये माफिया है, ये पहले हम गरीब आवाम को लूटते हैं और फिर ऐसे बेज़मीन लोगों की बोली लगती है। और इन्होंने इस मुल्क के ये अल्लाह का निजाम कि जब आवाम भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, तो अल्लाह ने इनका मुकद्दर भी यही रखा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर एक सियासतदान बदनाम हो जाता है या उसकी कोई करप्शन का हो जाता है तो सारे सियासतदान बदनाम होते हैं। आई इंडोर्स एंड आई एग्री कि जाहिर सी बात है सारे सियासतदान गंदे या खराब या करप्ट नहीं हो सकते और ना है, लेकिन जब 2 के 4 के 6 के नाम आ जाते हैं, 4 की वीडियोस आ जाती हैं, तो सब पे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। हमारे पास जब आई वीडियोस, हमने उनको पार्टी से फारिग किया, हमने कोई सियासी कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जो सबसे अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सिद्दीक साहब, मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार, इनकी जीत अगर हो जाती है तो किस बात का गमास है आपकी नजर में, और अगर ये हार जाते हैं तो किस बात की निशानदेही? देखिए जाहिर है एक हुकूमत को ये धचका तो होगा कि अक्सरियत होते हुए भी अगर नहीं मुंतखब करवा पाते हफीज़ शेख साहब को, तो धचका तो है हुकूमत के लिए। और ये एक पॉलिटिकल जो एक आपको पता है एक बयानिया फिर बनाया जाता है, वो ये कि अदम एतमाद हो गया। हालांकि आपको भी पता है कि आप जहाँ पे हफीज़ शेख साहब हैं, हफीज़ शेख साहब का मामला कुछ और है एज ए सेनेटर, और इमरान खान साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जो वोट डाला है उसका एक फ़र्क है, लेकिन सियासी एक बयानिया तो बनेगा। और साथ अपोजिशन भी, पीडीएम की कमजोर होना, पीडीएम का मजबूत होना, ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन पीडीएम का सियासी बयानिया मजबूत होगा अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो, और हुकूमत को काफ़ी बड़ा ये डेंट होगा। लेकिन ये है कि अगर हार जाते तो अभी तो जरदारी साहब ने ये कहा है कि ये हम करवा लेंगे और चीज़ें बिल्कुल। जरदारी साहब को हल्का नहीं लेना आपने? नहीं वो तो है, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। पीडीएम को जहाँ तक वो लेके आए तो कौन उनको हल्का ले सकता है। अच्छा, शैला रजा साहबा दिमाग में आ गई है। शर्मिला फारूक साहबा, ये क्रेडिट तो पीपल पार्टी को जाता है कि इस्तीफों की सियासत, लॉन्ग मार्च की सियासत, जलसों की सियासत, इन सब से निकाल के आपने पूरी पीडीएम को जो है दोबारा से
ऐवान में जाने वाली सियासत और ऐवान की सियासत पे दोबारा पे आप उनको लेकर आ गए। अब कितनी अहमियत का हामिल है यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत या फिर उनकी हार? देखिए, कंटेस्ट करवाना और कैंडिडेट को लॉन्च करना, ये तो मेरा ख्याल है कि हर पार्टी का इस्तेकाक, और हम तो सिस्टम में रह के सिस्टम की इस्लाह करना चाहते हैं। हम कभी भी किसी इलेक्शन से भागे नहीं हैं। वी बिलीव, और हमने तमाम पीडीएम की जमातों को ये कायल किया कि जनाब आप बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लें और आप सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लें, मैदान ना छोड़ें किसी के लिए भी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए, गिलानी साहब एक शख्सियत, तो जब वजीर आजम भी थे तो ये कहा जाता था कि वो अपोजिशन के लोगों के भी वजीर आजम हैं, और उनके अपने भी बहुत सारे ताल्लुकात हैं, पर्सनल ताल्लुकात हैं बलूचिस्तान में बिलखुसूस। तो ही हैज लॉट ऑफ गुड। तो हो सकता है कि उनको वहां से भी वोट्स मिलें, बलूचिस्तान से भी वोट्स मिलें। उनकी आप देखें कि माजरत के साथ शर्मिला फारूकी साहब, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आइन और कानून आपको इसकी इजाजत देता है, ये रोड क्रॉसिंग के जिम्मे में भी नहीं आता, तो फिर आप आजाद हैं, आप कुछ भी करें। लेकिन कुछ मोरल ग्राउंड्स होते हैं। आप एक पार्टी के टिकट पर आप मुंतखब होकर आए होते हैं। अब आप कहते हैं कि जी अगर आपको पार्टी से नाले, आप खामोश होकर बैठ जाए, नहीं जी आज आपसे नाराज हूँ, आज आपको वोट दे देता हूँ, तो ये मैं ये लफ्ज यूज नहीं करना चाह रही, लेकिन धंधा है पर गंदा है ये। थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी साहबा, नुसरत चीमा साहब आपका भी शुक्रिया, सदीक जान साहब आपका भी शुक्रिया, जो से पहले हमारे साथ गेस्ट थे उनका भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरी बात, कुछ इत्तलात ये आई है कि कुछ बैकडोर चैनल से किसी ना किसी के राब्ते हो रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने भी उस हवाले से बात की है। ऑल्दो कि दूसरी जगह तरदीद आती है, लेकिन जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती तरदीदें आती रहती हैं। इस पे आगे चल के किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।